नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पीएसटीसी, पीटीटी और सीटी के लिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। काफ़ी समय बाद आज हिंदी की क्लास आई है और आज इसी क्लास में हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, उपसर्ग के बारे में। इससे पहले हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़ लिए। हमने जो वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में जो जितना पढ़ना था वो सारे हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और इस तरीके से पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक आपने इस तरीके से या इस तरह से या इस वे में कभी तक आपने उपसर्ग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सर उपसर्ग तो सामान्य है। सर उपसर्ग की चीज़ें कुछ नहीं है, इसमें कुछ विशेष नियम नहीं है, लेकिन हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है और हम गलत करके क्यों आ जाते हैं ये हमें पता नहीं। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय ये इतनी ईजी टॉपिक है, भाई इनको देख के हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है आपके अध्ययन बोर्ड का, आरपीएससी का, उसके माध्यम से उपसर्ग में से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आएंगे तो हम सही कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की कि उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए, मैंने कहा उपसर्ग मतलब क्या हुआ, उप प्लस क्या बना, सर्ग। ठीक है। अब उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप या और सर्ग। यहाँ आप ये बोल सकते हो एक संस्कृत में धातु होती है सृज धातु। इसका मतलब ही होता है बनाना। इसका मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। करना या निर्माण करना मतलब समीप आकर शब्दों की क्या करना, रचना करना या निर्माण करना। उपसर्ग में भी कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग। जब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की के शब्दांश, वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं या उन शब्दों में नवीनता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मेरे मित्रों, क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो सामान्य सी परिभाषा है कि भाई वो शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या शब्दों के अर्थ में नवीनता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और उप उपसर्ग में भी कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग में भी कौन सा उपसर्ग है? आपके उप उपसर्ग है। अब उप का मतलब क्या होता है? समीप या निकट होता है। समीप या निकट होता है। और सर्ग या सृज की बात करें, सर्ग का मतलब होता है रचना करना, और जो सृज होता है उसका मतलब सृष्टि करना या निर्माण करना। मतलब शब्दों के पास में आके शब्दों की नहीं रचना करेंगे, क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं सही से, आप लिख लीजिएगा। उपसर्ग शाब्दिक अर्थ उप या समीप या निकट, सर्ग या सृज सृष्टि करना, बनाना या निर्माण करना होता है। ठीक है। अब देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब शब्दांश वो हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, नवीनता मतलब नई चीज लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का एक फॉर्मूला भी, शब्दांश मतलब कोई भी उपसर्ग हो गया, फिर शब्द हो गया, और उससे क्या बनेगा? एक नया शब्द, जिसे हम बोलेंगे उपसर्ग, जिससे बना एक नया शब्द। मतलब शब्दांश उपसर्ग जुड़ेगा किसके साथ? शब्द के साथ, फिर क्या बनेगा? एक नया शब्द बनेगा। अब इस नया शब्द बनने के भी तरीके देखो। मैंने कहा भाई उपसर्ग है, क्या कहा? उपसर्ग है, किसी शब्द के साथ जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? एक नया शब्द बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, नया शब्द बना रहा है। अब हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी? भाई शब्दों के साथ जुड़ के शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, नवीनता लाते हैं। अब जैसे ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में दो प्रकार से परिवर्तन लाते हैं। एक तो दशा और भाव बदल देते हैं, और एक बिल्कुल अर्थ ही चेंज कर देते हैं। दशा और भाव और अर्थ में क्या डिफरेंस है, एक बार देखो। जैसे मैंने यहां लिखा, आपके एक लिखा शुद्ध, शुद्ध, और इसमें मैंने एक शुभ जोड़ दिया विशुद्ध। क्या जोड़ दिया? विशुद्ध। शुद्ध से भी एक मैंने यहां पर लिखा योग्य, क्या लिखा? योग्य, और मैंने क्या लिखा? अयोग्य। अब शब्दों का अर्थ ही परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या होता है? योग्य और ये अयोग्य, ये इसके विलोम में है या नहीं? विलोम है या नहीं है? तो मतलब जब उपसर्ग विधि से शब्द बनेगा तो उसका अर्थ तीन भागों में जाएगा। कितने भागों में जाएगा? तीन भागों। एक तो जाएगा उसके पर्यायवाची के संदर्भ में, मतलब वो शब्द उसके अर्थ के समान ही होगा या शब्द की विशेषता ज्यादा होगी। एक जाएगा बिल्कुल विलोम, क्या जाएगा? विलोम। और एक आपके जाएगा नया, बिल्कुल क्या बनेगा? बिल्कुल नया शब्द बनेगा। चलिए देखते हैं। उपसर्ग का अपना कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, यद्यपि ये कहीं कहीं संभावित अर्थों में
प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, यह अलग अलग शब्दों के साथ संभावित अर्थों के रूप में क्या रहते हैं, उपयोग रहते हैं। अब उपसर्ग विधि से बने शब्दों के प्रकार, उपसर्ग जुड़ने पर मुख्य रूप से दो शब्दों के प्रकार बनते हैं। एक है आपके अर्थ में विशेषता या तीव्रता लाना, मतलब शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर उनके शब्द के अर्थ में अधिक प्रभावशाली या विशेष अर्थ बनाते हैं। जैसे लिखा मैंने एक भिन्न और एक लिखा विभिन्न, भिन्न में भी अलग से, ठीक है, एक लिखा शुद्ध, एक लिखा विशुद्ध, एक लिखा नाश और एक लिखा विनाश। अब देखो ये है जो शब्दों की विशेषता बढ़ा रहा है, अर्थ की क्या बढ़ा रहा है, विशेषता बढ़ा रहा है। अब इसका नाश का मतलब ये वो चीज खत्म हो जाए, विनाश मतलब संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो शब्दों की अर्थ में क्या लाता है, विशेषता लाता है, या क्या लाता है, तीव्रता लाता है। एक तो अर्थ ये हो गया, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर का अर्थ होता है वो होता है भाव या दशा में क्या करना, परिवर्तन लाना। और मैंने आपको इसका लिखाया था विलोम, क्या लिखाया था, विलोम। वे शब्दांश जो शब्द के साथ जुड़कर उनके मूल भाव या दशा में क्या पूरी तरह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। शब्दांश शब्द के साथ जुड़ेंगे, उनके अर्थ को ही पूरा चेंज कर देंगे। जो अभी हमने जो ये वाला पढ़ा था शब्दों में विशेषता, इसमें क्या सब जुड़ रहे थे, अर्थ वही था लेकिन थोड़ा विशेष और ज्यादा अर्थ आ रहा था। अब इसमें क्या होगा कि शब्दों का भाव ही परिवर्तन हो जाएगा। शब्दों का क्या परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल भाव परिवर्तन हो जाएगा। जैसे योग्य, अयोग्य, पक्ष, विपक्ष, जय, पराजय, इनका अर्थ अलग है और इनका अलग अर्थ। तो जब उपसर्ग जुड़ेंगे, जब क्या होंगे, उपसर्ग जुड़ेंगे तो अर्थ मुख्य रूप से दो है। एक तो विशेषता के अर्थ में, ठीक है, मैंने इसका लिखा है था आपको पर्यायवाची, ठीक है। एक होगा आपके भाव या दशा में परिवर्तन, भाव या दशा में परिवर्तन हो रहा है, भाव या दशा में परिवर्तन। देखो भाव है योग्य और जैसे उपसर्ग जुड़ा क्या बन गया, अयोग्य। भाव है पक्ष का और जैसे वी उपसर्ग जुड़ा क्या बन गया, विपक्ष। तो भाव है जय का और जैसे परा उपसर्ग जुड़ा क्या बन गया, पराजय। अब मेरे मित्र का काफी इनमें से इसमें कंफ्यूज देखे वैसा भी, तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कैसा आएगा। लेकिन अभी आपकी जो परीक्षा का पैटर्न है उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग के बारे में एक चीज आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि अब पहले के वाला छोड़ दे, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग, विपक्ष में कौन सा उपसर्ग, ऐसे पूछेगा। अब उपसर्ग पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। अब कैसे, हम कैसे पढ़ेंगे उस तरीके से। देखो एक तो होता है भाई जियो के त्यों अर्थ वाले, जियो का त्यों मतलब एज इट इज वाले, जो ये वाले हो गए भाई जय पराजय, पराजय उपसर्ग लगा, बात खत्म। एक तो ऐसे उपसर्ग पूछे जाते हैं जो पहले, अब पूछ जाता संधि के आधार पर। उपसर्गों में जब संधि होती है तो शब्दों की रचना पूर्ण रूप से अलग हो जाती है, एक तो संधि वाले होंगे। और एक पूछा जाएगा आपके प्रत्यय जैसे, तो ये क्या चीज बता रहे हो, आज तक अभी तक ने देखी नहीं कि संधि प्रत्यय इसके आधार पर कैसे। तो ध्यान दो, देखो जियो के तीन वाले हो भाई जैसे परा जे, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे संधि में, किसे पढ़ेंगे, संधि में। जब उन उपसर्गों की रचना होगी शब्दांश और शब्दों की, उसमें क्या होगी, वहां पर संधि होगी मेरे, हाँ क्या होगी, संधि होगी। एक हो गया प्रत्यय वाला, क्या मतलब पहले शब्द आएगा, शब्दांश आ गया पहले, फिर क्या शब्द आ गया आपके, तो फिर क्या आएगा आपके, प्रत्यय आएगा, क्या आएगा, प्रत्यय। ऐसे ही इस प्रकार से हम चीज भी देखेंगे कि भाई प्रत्यय उपसर्ग के साथ आ जाए तो किस प्रकार से पढ़ना है, संधि वाला आ जाए तो कैसे पढ़ना है, और जियो के तियो वाला तो हम पढ़ना ही है। तो एक बार वापस देख लो भाई, मैंने क्या बताया, मैंने बताया भाई साहब एक उपसर्ग होता है, मतलब उप प्लस सर्ग, उप का मतलब समीप पे निकट होता है, सर्ग मतलब षष्ठी का नया बनाना होता है। अब इसकी सामान्य से परिभाषा है, परिभाषा वहां पर पूछेंगे नहीं, लेकिन परिभाषा हमारे समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश उपसर्ग हो गया, सब जुड़ गया और एक नया उपसर्ग बन गया, और नए शब्द बन गए, उसे बोलेंगे उपसर्ग विधि से बना बिल्कुल नया शब्द। अब जब ये शब्द बनेंगे तो इनके मुख्य रूप से तीन अर्थ निकलेंगे। एक होंगे उसके शब्दों में विशेषता लाएंगे या तीव्रता लाएंगे, एक अर्थ होगा उनकी भाव और दशा बदल देंगे, और एक अर्थ होगा कि वो बिल्कुल नए शब्द बनाएंगे। मुख्य रूप से दो हो गए भाई, शब्दों में विशेषता लाना, तीव्रता लाना, और एक हो गया बिल्कुल भाव बदल देना। मतलब भाव का मतलब हम समझ सकते हैं विलोम कर देना, बिल्कुल ही क्या कर देना, विलोम कर देता। जब शब्दों में तीव्रता विशेषता आती है तो मतलब प्रायवाची से संदर्भ में हमसे, ठीक है। और नया अर्थ बिल्कुल नया, जैसे मैंने लिखा भाई आहा, आहा प्लस हार क्या बन गया, आहार, ये बिल्कुल नया बन गया। हम इसी प्रकार जैसे कि मैंने लिखा भाई वियोग, वियोग, योग प्लस योग, तो ऐसे तीव्रता वाले भी होंगे, विलोम वाले भी होंगे, और इस प्रकार से है। तो ये उपसर्ग इसमें। अब सर ये तो पूछने से रहा भाई शब्दों के अर्थ कैसे हैं, उपसर्ग कैसे बना।
हमसे पूछेगा भाई निम्न शब्द में से कौन सा उपसर्ग है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, और है तो भी कारण क्या है, उपसर्ग इसमें है तो भी कारण क्या है, उस प्रकार से पूछेगा। तो एक बार देख लो। वैसे उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी में सारे आपके उपसर्ग आ गए। अब संस्कृत के उपसर्ग को क्या कहता है, तत्सम उपसर्ग, और यही हमारी, और ये फिक्स है कि कितने उपसर्ग है आपके, 22 उपसर्ग है। कितने हैं, 22। तो संस्कृत में टोटल कितने उपसर्ग है, 22 उपसर्ग, और वो के वो एज इट इज आपको। और जो एग्जामिन होगा, चाहे आपके अध्ययन बोर्ड हो, चाहे आपके आरपीसी हो, वो अगर आप उपसर्ग में से सवाल पूछेगी तो वो भी पूछेगी सिर्फ संस्कृत में से, क्योंकि इसमें लगते हैं नियम। क्या लगते हैं मेरे मित्रों, नियम। तो नियमों में आपको बस फंसाएगा, वो नियमों में फंसाएगा भाई इस नियम के अनुसार या इसमें उपसर्ग है तो क्यों है, कारण क्या है, और ऐसे ऐसे शब्द दे रखेगा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा भाई उपसर्ग कौन सा लगाऊंगा, वो वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की। देखो सबसे पहला उपसर्ग है अपना अति, अर्थ है अधिक या परे। मैंने कहा था भाई जियो की तियो वाला, देखो बिना संधि के अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण आसानी से पहचान लोगे। अति से ये भी पहचान लोगे, वो लिखा आ गया है भाई अति से में कौन सा उपसर्ग है, अति से में कौन सा उपसर्ग है, 4 ऑप्शन है, और अगर आपके वहां पर अति लिखा हो तो आप आराम से पहचान। लेकिन अगर किसी ना जाए अतीत, अत्यंत और अत्याचार, ये कैसा होगा, देखो मैं लिखा हुआ अति प्लस ईत, ठीक है, और शब्द आया भाई आपके तीत, क्या आया, तीत। अब ये वाली है छोटी वाली और ये भी है छोटी, हमें देगा भाई छोटी है तो मिलती है तो क्या बनती है, बड़ी है, तो आपके अतीत ये हो गया पहचान उपसर्ग में। और आप यदि अत्यंत, देखो अति प्लस अंत, अवसर यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर आपके संधि है भाई साहब, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। ई के स्थान पर ई में जब आती है उससे पहले अ का क्या हो जाता है, य हो जाता है। क्या हो जाता है, य। जैसे इसमें हो जाएगा, देखो य किसका होगा, इसका ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ अत्यंत और पूछे आपसे उपसर्ग कौन सा है, आप अ उपसर्ग करोगे, अ उपसर्ग नहीं होगा, आपके उपसर्ग कौन सा होगा, अति उपसर्ग होगा। कौन सा होगा, अति। शब्दों के पहले भी और शब्दों के बाद भी उसका अर्थ पहचानना जरूरी है मित्रों। लिखा अत्याचार, अति प्लस आचार, वही है आ का क्या हो गया, यह। इसमें भी कौन संधि होगी आपकी, यण संधि होगी। कौन सी, यण की पहले इसमें ई आ रखा है, जैसे ई को यण ची आपके जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सूत्र पढ़ेंगे किस प्रकार से इनकी संधि होगी। ठीक है, तो ये संधि के आधार पर भी आ गए और एज इट इज वाले भी आ गए। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग। हम अभी पढ़ रहे हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग। किसके उपसर्ग, संस्कृत के कितने उपसर्ग, 22 उपसर्ग पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे कौन सा है, अनु। कौन सा है, अनु। अनु का अर्थ पीछे या समान होता है। सामान्य शब्द अनुकरण, अनुकूल, अनुज, अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, अनुशंसा, अनुच्छेद और अनुदित। अब इसमें आपको आराम से पहचान सकते हो साहब इसमें कौन सा उपसर्ग है, अनु लिखा हुआ है। इसमें बोलूं यहाँ पर ये बड़ा ऊ क्यों आया, सब में देखो छोटा ऊ लिखा हुआ है, इसमें बड़ा ऊ क्यों आया, तो देखो मैंने लिखा पर अनु प्लस उदित, क्या लिखा, अनु प्लस उदित। तो ये देखो ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ बल्कि क्या होना, बड़ा ऊ, क्या होना, अनुदित। ये लो, ये आपके उपसर्ग यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिर संधि के द्वारा अन्वय, अनु प्लस ए, तो देखो ई को होता है य और ऊ को होता है व। ठीक याद रखना, यह संधि में ई को होता है य और ऊ को होता है व। यहाँ पर ऊ दे रखा है, यहाँ पर स्वर है, वापस इस ऊ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व। ये रहा आपके अणु, देखो बाहर। ठीक है, अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, ये इसका मतलब देखना है रखना होता है। अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ऊ, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ई। इस ऊ का क्या हो जाएगा, व पढ़ ला। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अनु वाला जो है उसमें भी आपकी कौन सी संधि देख रही थी एरिया में, यह संधि। ये ऊपर वाला आप इसी से पहचान लोगे। एग्जाम ये वाला देगा, पूछे भाई अणवे में कौन सा उपसर्ग है, दिखा दिया भाई यहाँ पर ऐसे, अणवे उपसर्ग कौन सा है, और लिखा हुआ है अ, अणु, अति, अदि। और अणु दोनों दे दिए तो फिर वहां पर क्या करोगे, जिनके नहीं पढ़ा वो कि भाई वह है तो अ कर दो, नहीं, अब इसकी संधि विच्छेद करो, अणु प्लस वह, देखो अणु प्लस अ, अणवे हो गए। जब आगे पढ़ा हुआ होगा तब जाके उसको सही करोगे ना, अगर पढ़ा हुआ ही नहीं है तो किस प्रकार से उसको सही करोगे। तो ये हम उपसर्ग उसी के द्वारा पढ़ रहे हैं भाई,
एक तो एज इट इज वाले हमने पढ़ लिए, एक हमने देखे संधि में, और जहां जहां पर प्रत्यय के हैं उनके प्रत्यय के भाई पहले उपसर्ग आ रखा है, फिर शब्द आ रखा है, फिर प्रत्यय वाला बन रखे है, उस प्रकार से भी हम पढ़ेंगे। एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो इसी में होती है कि भाई साहब बच्चों को ऐसा सवाल देखो आराम से करने में थोड़ा मुश्किल लगे। अब भाई मैंने यहाँ लिखा अनुज अनुकूल, कोई भी सही कर देगा ऐसे तो, जो विद्यार्थी पढ़ के आ रहा है ऑब्जर्व वो तो कोई भी सही कर देगा। मजा तब आएगा जब थोड़ा डीपली पूछेगा, ये पूछ रहा है डीपली, देखो उपसर्ग में भी डीपली ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखते हैं, आगे है आपके परि उपसर्ग। परि का मतलब चारों ओर या पास, तो परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण और परिवेश, ये तो एज इट इज वाले हैं सामान्य सब, ठीक है। ये तो पूछने से ये तो पहले की बात थी। अब आ रही है कौन से संधि की तरह, ये देखो परि प्लस आवरण, पर्यावरण, पूछे भाई पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, फिर क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर परि प्लस आवरण, ठीक है, यहाँ पर स्वर आया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर क्या है ई है, ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्यावरण। अब पूछोगे सर र कहाँ से आया, ये र का देखो, ये रहा हमने तो ई का यह कर रहे हैं ना, ई का क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसी कारण से ये आ गया पर्यंत, परि प्लस अंत, पर्यात, परि प्लस आप्त, पर्यटन, परि प्लस अटन। और इन सब में कौन सी संधि है मेरे मित्रों, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। क्या है, यण संधि। ये पूरा हो गया भाई। परि संबंधित में अगर परि शब्द के संदर्भ में आपके जो उपसर्ग आ सकते हैं मेन इंपोर्टेंट, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एज इट इज आएंगे, लेकिन अगर एक बार इनको आपने समझ लिया तो आपके काम आसान हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाई साहब के उपसर्ग परि में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। भाई आधा र आ रहा है और प आ रहा है तो सबसे पहले उसका कर दो परि, तो उसके बाद में यह आ जाए यह आ जाए तो पक्का वो परि उपसर्ग है। क्या है, पक्का वो क्या है, परि उपसर्ग। प आ जाए आधा ऊपर र आ जाए या व या ये आ जाए, ठीक है, तो आंख बंद के मैं परि उपसर्ग, क्योंकि देखो जब हमने संधि की है इसकी, देखो परि प्लस अंत ई और वापस स्वर है, तो इस ई का क्या हो जाएगा, यह हो गया, ऊपर र आ गया वापस, बात हुई। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा आपको लोड लेना ही नहीं है, ज्यादा कोई नियम याद रखने नहीं है, बिल्कुल एज इट इज जो संधि है बेसिक वाली, मैं नियम ज्यादा बोलने की बात नहीं, बिल्कुल बेसिक वाली संधि है। इसमें आपके गुण संधि के एक नियम, यण संधि और दीर्घ संधि, इसके अलावा आपके उपसर्ग में कोई चीज याद नहीं रखनी, और बिल्कुल इजी वे वाली याद रखनी, जो हमने 10th में 12th में 11th में पढ़ी थी वो आपको संधि यहाँ पर याद रखनी। वो अभी नियम लगाने नहीं, संधि के नियम बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, आपके आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा नंबर पर है अधि उपसर्ग। कौन सा है, अधि उपसर्ग। अब अधि उपसर्ग कैसे भाई, जियो का त्यों अधिगम, अधिकरण, अधिमास, अधिपति, अधिशैषी और अधिराज। यहाँ पर तो सारी चीजें सर इजी है, आएंगे तो बता देंगे। अधि का मतलब अधिक प्रधान शेष होता है। अब यहाँ पर अधि प्लस इन, ये छोटी है और ये छोटी है, तो मिलकर क्या होंगी, बड़ी बन गई। अधि प्लस ईस सेम है भाई, छोटी और छोटी मिलकर अधि प्लस ईस। अब देखो अधि प्लस अयन, यहाँ पर आ गया भाई ई, और यहाँ पर अस्वर, तो देख लो ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अध्ययन आ गया, ठीक है। अध्यापक, अधि प्लस आपक, ये देखो वापस आपके आदि, अधि प्लस अक्ष वापस अध्यक्ष हो गया, अधि प्लस आदेश अध्यादेश हो गया। और इसमें भी आपकी कौन मेरे मित्रों, यण संधि। यण संधि में कौन सा, ये वाला पूछ। एक चीज और याद रख लो, उपसर्ग में जहां पर यह और यह के बाद में क्या है, आधा अक्षर, ठीक है। तो देखो यण संधि होगी, उसमें भी देखो ये अधि अधि अधि, फिर यहाँ पर देखो सारे के सारे यण संधि के उदाहरण है, और सारे के सारे यण संधि का एक ही नियम लग रहा है। ई का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है मेरे मित्रों, क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इजी। अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस आपक अध्यापक, अध्यापक, एक बार बोलो इनको अपना वर्ड निकलेगा। अधि प्लस अधीश, बिल्कुल इजी है। अब क्या करेंगे भाई, अधीश लिखा हुआ है, जाइए अधि औ और अनु। अब क्या करेंगे, अधि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो क्या करेंगे, अ करके देंगे, नहीं इसको तोड़ो, पहले इसको तोड़ा मैंने, अधि प्लस ईस में, अधि प्लस ईस में, ये देखो छोटी और छोटी मिलके क्या बना, बड़ी और बड़ी, यहाँ पे बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6 से 7 उपसर्ग आपको पढ़ने हैं, बाकी सारे सारे एज इट इज है, सारे के सारे लिखने और समझने। मेन 5-10 मिनट का खेल इसी पे है। जो शुरुआत के 6-7 उपसर्ग आपने पढ़ लिए तो बाकी वाला सारा आप आराम से कर लोगे, बाकी वाला एक भी आपसे नहीं छूटेगा। और मैं आपके लिए हिंदी के, संस्कृत की और विदेशी सारे उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट और जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं को लेके आया हूँ। जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कंटिन्यूस आ रहे हैं
और जिस नियम के आधार पर आ रहे हैं उस नियम के आधार पर आपके पास लेके जाओ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है। एक है प्रत्येक, सामने सब प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप और प्रतिनिधि। अब भाई इसमें सामने दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा उपसर्ग है, वैसा प्रति उपसर्ग है। अब संधि के द्वारा कौन से, जैसे प्रत्येक, प्रतिशा, प्रत्याशा, यहाँ पर गलती, वापस देखो ई ई ई, यहाँ पर वापस देखो, इसमें तो आपके दीर्घ हो गई भाई, छोटी और बड़ी मिलके बड़ी बन गई। इसमें देखो, इसमें देखो, ठीक है, ई का यह हो रहा है, उसी प्रकार से। तो मेन नियम आपको याद रखना है भाई साहब के, इसमें यह और वह यहाँ बड़ी कहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके अनुसार वापस इस पे देखो, प्र आ रहा है, प्र आ रहा है, प्र आ रहा है, मतलब उपसर्ग भी शुरू कहाँ से होगा, प्र से शुरू, कहाँ से शुरू होगा, प्र से। और अन्य अगर ये दिखाई दे रहा है तो ई होगा कुछ ना कुछ, ये तो ई के आधार पर आता है, फिर कौन सा हो गया आपके प्रति उपसर्ग। ऐसे याद रखना भाई, आगे प्र आ रहा है तो मतलब प्रति उपसर्ग है, क्या है, प्रति उपसर्ग। और पीछे ई दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है, या वह दिखाई दे रहा है, तो मतलब कौन सा है, प्रत्यय, क्योंकि वह और यह से पहले हमेशा क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई आता है। तो इस प्रकार से हो गया। फिर लेकर देखते हैं आगे उपसर्ग आपके वी उपसर्ग, जिसका अर्थ है विशेष या भिन्न या विपरीत। अब लिखे यहाँ पर विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष और विधान। बहुत ईजी पहचान लोगे, लेकिन अर्थ कहां पर आएगा, संधि वाले में लिखा व्यवहार। देखो वी में भी क्या है, वी को हम जब तोड़े तो ई प्लस व है, तब जाके क्या बना है, वी बना है। ये रहो वापस, वह तो आता ही है इसमें। तो ये देखो वी, चलिए ये बदल बताता हूँ, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, वी प्लस आयाम व्यायाम, वी प्लस अंजन व्यंजन, और वी प्लस असण कृष्ण। अब यहाँ पर है व्यवहार वाला, वी प्लस अव प्लस हार, इसमें ये भी उपसर्ग है और ये भी उपसर्ग है। और अगर क्वेश्चन आ जाए भाई व्यवहार, उपसर्ग नंबर आपके वी दे रखा है, नंबर 2 आपके अव दे रखा हो, नंबर 3 आपके प्रति दे रखा हो, नंबर 4 आपके अधि दे रखा हो, तो कैसे करोगे, वी भी है और अव भी है, वी प्लस अव प्लस हार भी है। लेकिन हमें याद रखना जो पहले आया हुआ है वही हमारा आंसर होगा। और इसमें पहले कौन सा आया हुआ है, वी आया हुआ है, तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा, वी वाला ही होगा। तो पहले आओ पहले पाओ वाले नहीं थी, जो उपसर्ग में भी 2 उपसर्ग आ रहे हो साथ में जो पहले आ रखा है वही हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखो मैंने आपको जो वी वाले इंपॉर्टेंट उपसर्ग यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे व्यवहार के बारे में हो, चाहे व्यायाम के हो, चाहे व्यर्थ हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे क्वेश्चन हो, हम वहां पर गलती करके आते हैं। भाई देखो आधा वह आ रहा है और यह आ रहा है, तो यह का मतलब यहाँ पर पहले क्या था, ई था, आधे वह और ई को मिलाए तो क्या बनता है, वी बनता है। बस ऐसे याद कर लो भाई, ऐसे नहीं थे वैसे, चाहे कान से पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही, हमें निकालना वहां पर आंसर है भैया। वहां पर ऐसे नहीं पूछ रहे भाई कौन सा नियम लगाए, हमें तो ये बताओ आंसर कौन सा है, बात खत्म। बाकी चाहे नियम लगाओ चाहे आपको सिर्फ अपने आप से अपने हिसाब से, हमें मैंने हमारा आंसर दो, उसी आंसर के आधार पर हम काम करेंगे। ये चीज होगी, ये भी उपसर्ग वाला भी हो गया। मैंने कहा भाई साहब टोटल 22 उपसर्ग हैं, 22 में सिर्फ 6 से 7 आपको समझना है, बाकी वाले सारे आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आएंगे, जब मैं समझाऊंगा और आप अच्छे से समझोगे और लिखोगे साथ साथ में, तब जाके चीजें क्लियर होगी, वरना चीजें क्लियर होने से रही, वरना चीजें क्लियर होने से रही। अब इसमें हमने संधि भी कर ली कुछ कुछ, भाई किस में कौन संधि वो भी हमने बात कर ली, किस में डबल उपसर्ग है वो भी हमने बात की है, शब्दों की रचना किस प्रकार से वो भी हमने बात की, और उपसर्ग विधि से शब्द बनने के बाद अर्थ किस प्रकार से हो गए वो भी हमने बात कर ली। उपसर्ग आ गया, शब्दांश आ गया, शब्द आ गए, और अर्थ कैसे बना वो भी हमने बात की। तो सारी चीजें मेल जोल के पढ़नी है, व्याकरण का नियम है, सारी चीजें एक साथ लगाओगे तब जाके पढ़ना खुद समझ में आएगा। व्याकरण पढ़ना है तो नियमों के आधार पर पढ़ना है। व्याकरण की चीज ऐसी है, अगर एक भी नियम मिस हुआ तो सब आपके अशुद्ध हो जाएंगे, शब्द क्या हो जाएंगे आपके अशुद्ध हो जाएंगे, और शब्द क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। वहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। अशुद्ध और शुद्ध शब्द भी है हमारे, हैं वो भी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या शुद्ध और शुद्ध शब्द कौन कौन से, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं आपके अप उपसर्ग, बुरा या विपरीत, अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध और अपहरण। ये बिल्कुल इजी वाले हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है रे, शिक्षा, इशा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई और अ ए बना, ये बन गया आपके अपेक्षा। आया समझ में, अपेक्षा है वहां पर, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर तो ये आ गया सर, ना यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पर व दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है। अरे भाई ई और व नहीं निकलेगा, संधि एक यहाँ संधि थोड़ी है, संधि 5-6 और पड़ी है, तो उसमें सीधे क्या आ गई, अ आ गया, और यहाँ पर ई अगर उसका क्या बन गया, ए, ये बन गया आपके अपेक्षा। इस प्रकार से भी हो गया। ठीक है, तो ये आपके मुख्य रूप से जो संधि के साथ
उपसर्ग संसर्ग के समझने लायक थे वो मैंने बता दी। अब हम करते हैं जो जितने सारे बाकी वाले उपसर्ग बचे हैं उनको एक साथ डिवाइड, एक साथ पढ़ते हैं और देखते हैं उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं और उनमें किस प्रकार से परिवर्तन करके हम पढ़ सकते हैं और किस प्रकार कोई नई चीज जोड़ सकते हैं। ऐसा काम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब नंबर 8 पे है भाई अभी। अभी का मतलब है पास या सामने। अभिनव इजी है, अभिनय इजी है, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय। देखो अभी प्लस है, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभी प्लस अर्थी। देखो अभिशिष्ट, अभ्यंतर, यहाँ पर देखो अभ्यंतर, अभी प्लस अंतर, अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस आस, अभ्यास। यहाँ पर वापस देखो, यहाँ पर ऋण संधि और यहाँ पर देखो, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो अव का मतलब बुरा या हीन, अवगुण इजी है, अवनीति, अवधारणा, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष और अवतरण ये हो जाएंगे। तो इसमें अभी वाले में कौन से देख दो आपके अभ्युदय, अभ्यर्थी, अभिशिष्ट, अभ्यंतर या अभिशा या अभ्यास, ये सारा आपको एक तरफ लिखने हैं सारे के सारे हैं। अभी लिखो ठीक, वरना टेलीग्राम चैनल में है। जैसे क्लास खत्म होगी क्लास में एक नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां जाके सर्च करोगे अब तो आपको इज इट इज वहां पर पीडी मिल जाएगा। लिखने के झंझट खत्म, बाद में लिख लेना, एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब वाला हो गया, अब लिखो भाई आ वाला। तो यहाँ से आजन्म, आहार, आयात, अताप, आजीवन, आगार, आगम, ये सारी चीजें, आशंका, आरक्षण, आवरण, आगमन, आकर्षण और आघात, ये आ वाले भी जी कर लेंगे। इनमें कई प्रश्न नहीं आएंगे तो सब आराम से पूरा कर लेंगे। फिर आपके उत या उद, ऊपर या श्रेष्ठ, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कृष्ट। अब ये आपके सारे के सारे दे रखे हैं व्यंजन संदेश, कहां से। अब इसको बताते दो कैसे पकड़ना। देखो उत वाला संस्कृत में एक ही है, आधा त, आधा च और आधा ज दिखे। आधा त, आधा च या आधा ज दिखे तो वो कौन सा ऑप्शन आपके, अगर ऑप्शन दे रखा है उत का तो आग में इसको उत्साही करता है। कई बार आपसे पूछे भाई उत्पन्न लिखा हुआ है और ऑप्शन में आ जाए उत वाला और आप वहां पर ऊ ढूंढ रहे हो तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आधा त, आधा च, आधा ज दिखे, च त ज दिखे, तो आपको आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन लिखना है, उत वाला लिखना है। क्योंकि हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भाई पंचम अक्षर का कैसे लोप होता है, कौन सा अक्षर आता है, त का लोप, ओके, च कैसे बनता है, ज कैसे बनता है, ये सारा आपके व्यंजन संधि में दे रखे हैं नियमों में, ठीक है। अभी समझने के लिए बस इतना है, आधा च, आधा त और आधा ज दिखे तो आपको कौन सा सही करना, उत वाला ऑप्शन सही करना, अगर ऑप्शन में हो तो, नहीं तो बाकी राम रखे और आप जाना। होगा ऑप्शन, ज्यादा होंगे तो ऑप्शन साथ में दे रखे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते, आगे हैं आपके आगे हैं आपके उपसर्ग, पास, सहायक, उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, सारे के सारे जी कर लेना, ठीक है। दुर वाला देख लो, दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरावस्था, दुरुपयोग। भाई र आधा दे रखा है तो इस र में कोई भी बना के मिल सकता है, अ भी मिल सकता है, ई भी मिल सकता है, आ भी मिल सकता है, तो उस प्रकार से सारे वर्ण के दुर्गुण उ भी मिल सकता है, सारे सारे वर्ण मिल रहे हैं साथ में, ठीक है। दुष् में बुरा, विपरीत या कठिन, दुश्चित, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस या दुस्साध्य। अब जहां पर ये स्वादा दे रखा तो या तो ई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, वर्णों की कोई भी रचना इसके साथ हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ स के संदर्भ में होगा, इसका अर्थ र के संदर्भ में होगा। देखो दुराशा र के संदर्भ में हो रहा, दुशासन स के संदर्भ में अर्थ हो रहा है, तो ये चीज याद रखनी। फिर है नी, बिना या निषेध, निडर, निगम, निवास, निदान, निहत, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, ये हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर लिखा न्यून, नी प्लस ओन, न्यून, न्याय, नी प्लस आय, ये हो गया आपके न्याय, न्यास, नी प्लस आस, ये हो गया आपके तोड़ शब्द गुण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब टूट गए। फिर आपके हैं निर, मतलब बिना या बाहर, निरपराध, निराकार, निराहार, निश्चर, निरीक्षण, निरंकार, निराशा, ये सारे के सारे इजी वाले, ये भी हम देख लेंगे। निष्ठ वाले देखो एक बार आप, निश्चय, निष्प्लश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्क्रम, निष्प्लश कर्म, ये हुए आपके। तो इस प्रकार से ये भी अपने कवर हो गए। तो बोलो कहाँ पर गलती हुई, नहीं हुई सर बिल्कुल भी,
ठीक है। अब देखो इसमें जो उपसर्ग दे रखा है इसमें आपके मैंने बताया भाई, इसमें कुछ उदाहरण किसके हैं, व्यंजन संधि के। किसके हैं, व्यंजन संधि के। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इनको भी साथ में कवर अप करते जाएंगे, उदाहरण हमारे वहां पर वापस काम आएंगे, दोनों चीज साथ में रखनी। फिर प्र वाला, प्र का मतलब आगे अधिक, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, पर्यंत, प्रवर्जन, प्रोत्र, तो ये हो गया प्र वाला उपसर्ग अपने। देखो इसमें कहीं पर भी आपको ये वाला उपसर्ग नहीं दे, ये वाला नहीं दे रखा, यह तो दे ही नहीं रखा, यहाँ आधा कुछ भी तो आपको नहीं दे रखा, क्योंकि अगर वो होता तो अपने कौन सा काम आता है, यहाँ पर प्रति वाला होता है, यहाँ पर सीधे आपके अक्षर दे रखे पर वाला। ठीक है। फिर है परा, विपरीत, पीछे, अधिक, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन और पराविद्या। ये एज इट इज वाले हैं, मैं बोलूँ तो कैसे हैं, एज इट इज वाले बहुत कम है जिसमें आपकी संधि हो रही है, बाकी आपके एज इट इज पूछे जाने वाले से। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं संधि के आधार पर अलग है और एज इट इज वाला अलग है, ये सारे एज इट इज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके हैं सु उपसर्ग। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा या सरल, सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयस, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, सुप्लस आगत, सुप्लस आगत। अब वह क्यों हुआ भाई, ऊ का तो क्या हो जाता है वह और ई का क्या हो जाता है ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। सुलभ, शुक्ति। ठीक है। सम, सम का मतलब अच्छी तरह या पूर्ण, शुद्ध, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार। अब क्या है यहाँ पर देखो ऊपर, ये देखो ऊपर सहयोग, इसमें सब में ऊपर क्या लगा है, ये म आपके यहाँ पर ऊपर। ठीक है। फिर लास्ट वाला है अन, नहीं है बुरा, अनंत, अनादि, अनेक, अनाहुत और अनुपयोगी और अनागत। अब ये अपने 22 उपसर्ग पूरे हो चुके हैं संस्कृत वाले। अब जो हिंदी के और जो विदेशी उपसर्ग है वो बहुत ईजी है, वो एज इट इज आने वालों में से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उपसर्ग में, अगर हार्ड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो वो पूछेगा संधि में आपके संस्कृत उपसर्ग में से, और संस्कृत में पूछेगा संधि वाले उदाहरण। अगर वो आपको उपसर्ग बिल्कुल नॉर्मली पूछने जा रहा है तो वो पूछेगा ये वाले, कौन से, हिंदी वाले। हिंदी वाले और कुछ संस्कृत वाले जो हिंदी में एज इट इज उपयोग होते हैं, और कुछ विदेशी जो अपने आमचाल की वो आम जो भाषा होती है उसमें उपयोग होते हैं, वो आपके एज इट इज पूछेगा। अगर उपसर्ग में से हार्ड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो जाएगा आपके संस्कृत उपसर्ग में से, और उसमें भी आपके ढूंढेगा संधि वाले ढूंढेगा, या आपके ढूंढेगा वो कौन से, प्रत्यय वाले ढूंढेगा, तभी जाके वहां पर पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उपसर्ग संस्कृत के हैं जो हिंदी में एज इट इज व्यापक रूप से उपयोग होते हैं, जैसे कि अंतर, पुनर और प्रादो। देखो अंतर्गत, अंतर्गत शब्द को अच्छे से सुनो आप भाई, जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द की अंतिम ध्वनि, शब्द की अंतिम ध्वनि, और उपसर्ग क्या होगी, शब्द की प्रथम ध्वनि। क्या होगी, प्रथम ध्वनि। और प्रथम ध्वनि में उसका आंसर जैसे कि अंतर्गत, अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ध्वनि आ रही है अंतर की। पुनर, पुनर्जन्म, पुनर्दय, पुनर्उदय की ध्वनि इसमें भी पुनर। पूर्व, पूर्वज, पूर्व मतलब पूर्वज। देखो आपके पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्व शब्द की प्रथम ध्वनि को पकड़ो आप। प्राक कथन, प्राक ऐतिहासिक। अब ये देखो यहां पर फंस गए आप, प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, ये आपके इक क्या आ गए, इसमें प्रत्यय आ गए। क्या आ गया, प्रत्यय। यहाँ पर आप कर सकते हो प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द और प्रत्यय तीनों आ गए। प्राक देवता, पराक्रम। तो इसकी जो प्रथम ध्वनि है वो हम इसमें साथ क्लियर कर लेंगे, जैसे सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, ये तो एजिटिस है है नहीं। तो ये जो उपसर्ग हैं आपके एजिटिस में आने वाले में से, जो एजिटिस पूछे भी जाते हैं, और प्रथम ध्वनि को पकड़ने पर बिना किसी नियम लगाए हम इनको पहचान सकते हैं, वरना हम इनको नहीं पहचानेंगे। मतलब इसमें प्रथम ध्वनि का अगर हम अच्छा से सुने तो उपसर्ग हम पहचान सकते हैं, वरना उपसर्ग आपके नहीं पहचाने। नियम इसमें है नहीं, कोई विशेष नियम इसमें है नहीं, सिर्फ ध्वनि का जो प्रथम है, मतलब जो प्रथम ध्वनि है शब्द की, उसके आधार पर हम उपसर्ग पहचान लेंगे। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे देखेंगे भाई जो शब्द की अंतिम ध्वनि है उसके आधार पर कैसे उस प्रत्यय को पहचाना जाए, तो उसी आधार पर चल ले आके देखते हैं। आगे हैं आपके तो पूरा, स्वयं, आवेश, आवेश, प्रातर, इति, अलम, तरीश, सत, अमा और सत। ये उपसर्ग आपको एज इट इज पढ़ना है। एज इट इज रिटर्न है भाई साहब, मैं तो बोलूँ पढ़ने नहीं, एज इट इज रिटर्न है। ना इसमें नियम है ना कोई अलग बात, एज इट इज पूछे जाने वाले में से। और नहीं इसमें आपको अलग चीज समझ सकते हो भाई, इसमें बस शब्दों की ध्वनि का ध्यान रखना है, शब्दों की प्रथम ध्वनि का ध्यान रखना और उपसर्ग को पहचानना है। और आंख बंद के मुझे पता है एक बार आप इसको पढ़ भी लोगे तो आराम से एक बार में आप इसमें से उपसर्ग पहचान लोगे। जैसे ही प्रथम ध्वनि आएगी तो आपके दिमाग में जाएगी भाई ऑप्शन इससे मिल रहा है, ऑप्शन जो इस प्रश्न से क्या कर रहा है बिल्कुल मैच हो रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उपसर्गों की जो प्रथम ध्वनि है वो अच्छे से पढ़नी इसमें। ठीक है, चलिए हिंदी के उपसर्ग। देखो अन,
और वो देखो अनपढ़, अनजान, अनमोल, उचक्का, उजड़ना, उतावला। अब देखो इसमें पहले अक्षर एजेटिव आ रहा है, देखो स में सपूत, सफल और सफल। एजेटिव आ रहे हैं जैसे क, कपूत, कलंक और कठोर। इनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका अर्थ क्या होता है, इनका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया। एजेटिव वाला उदाहरण है नहीं, बिल्कुल एजेटिव वाला उदाहरण है, तो यहाँ से हमें कवर करना है। फिर आता है आपके उपसर्ग में, यहाँ पर ये वाला देखो अद, उन, कु, पच, भर, ये वाला देखो एजेटिव। अधमरा, अधपका, अधजिला, 19, 29, 49, ये आ गया आपको अन वाला ऑप्शन। एजेटिव आ रहा है, देखो एजेटिव आ रहा है, आ रही नहीं आ रहा है सर। जैसे भर वाला लिखा देखो, भरपेट, भरपूर, भरकम, और इस भर का मतलब क्या होता है, पूरा होता है। उपसर्ग है, उसका अर्थ है, और उससे बने शब्द है और उसका भी अर्थ है। तिरंगा, 3 रंग वाला। तिरहा, तिपाई। का मतलब होता है बुरा, कायर, का पुरुष, काजल। ठीक है, तो मतलब ये जो हिंदी के उपसर्ग वो भी आपके, जैसे कि ये देखो चौ वाला लिखा हुआ है यहाँ पर, चार, चौराहा, चौमास, चौपाल, एजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनमें आपको पहले ही पता चल जाएगा भाई उपसर्ग कौन सा है। क्या करोगा, तो पहले ही पता चल जाएगा भाई ये साहब कि उपसर्ग इसमें से कौन सा है। इस प्रकार से हमें पहचाना। तो मतलब मैंने कहा ना, शब्दों की प्रथम ध्वनि अगर हम पहचान लेंगे तो उपसर्ग का पता लगा लेंगे। शब्दों की जो प्रथम ध्वनि अगर हमने पहचान ली तो हम किसका पता लगा लेंगे, उपसर्ग का पता लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आपके विदेशी उपसर्ग है, जैसे बे, बेगर, बेवफा, बेदर्द। ये भी एजिटिव देखो आप, अल वाला देखो, अलगर्ज, अलविदा, अलबत्ता। इसमें आपको कुछ उर्दू शब्द भी है, अरबी शब्द भी है, कुछ बाहर के भी हैं। बाहर के कहाँ से, विदेश के कहाँ से, यूएसए के भी हैं। देखते हैं कैसे। अंग्रेजी के मतलब तो लिखा हेड, हेड कौन सा अंग्रेजी शब्द है, तो हेड का मतलब क्या होता है, प्रमुख, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। ठीक है, लिखा सब, सब का मतलब उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो इसमें से हम आसानी से पहचान सकते हैं। और आप खुद बताओ एग्जाम में ऐसे एजिटिव पूछने वाला है क्या, नहीं पूछने वाला। अगर आपको पास करने की इच्छा से, आपको ज्वाइनिंग देने की इच्छा से तो वो पूछेगा, वरना उपसर्ग सारे लोग पढ़ के आएंगे और ये भी पढ़ के आएंगे तो आराम से करेंगे। आपसे उपसर्ग पूछेगा तो पूछेगा सिर्फ संस्कृत में से पूछेगा। कहाँ से पूछेगा, संस्कृत में से। और उसमें भी पूछेगा भाई संधि वाले और प्रत्यय वाले कि इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, कि संधि के अंतर्गत लगने से, किस नियम से लगने से ये शब्द बने, और इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है। हम वहां पर बिना कोई मात्रा का शब्द देखेंगे, कई बार यह वह देखेंगे तो पता नहीं चलेगा भाई साहब इसमें प्रति एक, अनुएक, अधि है। वहां पर कंफ्यूज होंगे, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने आपको जो नियम बताए वो नियम फॉलो करके वहां पर पढ़ना है। ये वाले हैं, ये वाले बिल्कुल एज इट इज है। हिंदी की उपसर्ग हो गई। आपकी विदेशी उपसर्ग एज इट इज पूछे जाने वाले। एज इट इज मतलब देखो ऐसे हेडमास्टर लेकर और पूछ ले हेडमास्टर में आपके कौन सा उपसर्ग है, अगर आपके पढ़ा हो भाई हेड तो पता चलेगा भाई हेड उपसर्ग है उसमें, हेड प्लस मास्टर। ये हो गया आपके भाई हेड ऑफिस, हेड प्लस ऑफिस। ये आपके एज इट इज है या नहीं है, एज इट इज भाई लिखा मैंने हर, हर दम, हर वक्त, हर रोज। अब पूछ ले हर प्लस रोज, हर रोज, बात खत्म। एज इट इज आ रहा है हर उपसर्ग, तो भाई एज इट इज आ रहा है ना, वो की वो बात है। यहाँ पर ये देख लो बाकी वाला लेगा कम मतलब अल्प, कम अकल, कम उम्र और कमजोर, कम प्लस जोर, कमजोर। तो एज इट इज आ रही नहीं रहा, एज इट इज आ रहा सर। तो उसी प्रकार से लिखा सर, सरपंच, सरदार और सरकार, सर प्लस कार, सरकार। अब एज इट इज पूछ रहे हैं, तो ये जो उपसर्ग है वो आपके एज इट इज आने वालों में से सारे के सारे एज। उपसर्ग में परिवर्तन कहाँ पे है सर, परिवर्तन तो संस्कृत के उपसर्ग में। कहाँ पर है, संस्कृत के उपसर्ग में। वहां पर हमसा अलग होगा, वहां पर तो क्या होगी, एक तो संधि भी होगी, क्या होगी, संधि, और एजिटिव भी होंगे, क्या होंगे, एजिटिव। संधि के आधार पर भी पूछे जाएंगे, आपके एजिटिव भी पूछे जाएंगे, और किसके आधार पर पूछे जाएंगे, प्रत्यय और उसके उपसर्ग के आधार पर। तो हमें उसी तरह से चलना है। हमें नए एग्जाम पैटर्न पे भी चलना है, बेसिक चीजें भी पढ़नी है और जो हाई लेवल की चीजें वो भी पढ़नी है। तो मैंने आपको उसी तरीके से संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा दिए, हिंदी के उपसर्ग पढ़ा दिए, और किसके पढ़ा दिए, आपके विदेशी। अब लिखने में जरूर इस क्लास से 2 गुना समय लगेगा आपको। लिखने में क्लास से कितना समय, 2 गुना समय लगेगा। अगर आपकी 1 घंटे की क्लास तो लिखने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन 1 घंटे की क्लास के साथ अगर आपने सारी चीजें लिख ली हैं तो आपका काम खत्म। तो उपसर्ग में से आपके कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे वो कहीं से भी पूछ ले, क्योंकि हमने जो सारे नियम है उसके आधार पर संस्कृत उपसर्ग पढ़े हैं, और जो एजेटिव वाले हैं वो हमने एजेटिव पढ़े हैं। तो उसका भी हमें ध्यान रखना। तो धन्यवाद सभी का द्रोणाचार्य दीक्षा से जुड़े रहने के लिए, और आगे की क्लास में बात करेंगे पूर्ण रूप से प्रत्यय की। तब तक जुड़े रहे सभी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।